दोस्तों, जश्न अदब के साहित्योत्सव में इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो महनीय, अगर मैं ये कहूँ कि निस्फ सदी के दो किस्से बैठे हुए हैं। दो ऐसे साहित्यकार जिन्होंने साहित्य के यज्ञ में खुद को आहुति बना दिया हो। 50 बरस का उनका लेखन कार्य है और आप सब उन्हें जानते हैं, फिर भी एक औपचारिक परिचय मैं आपको उन दोनों का दूं। इस सत्र में हम ओम निश्चल जी, जो कि देश के बड़े भाषाविद हैं, उनकी किताब मैं आपको ये दिखाऊं। किताब, आप ये किताब ख़रीदें और पढ़ें। ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। ओम निश्चल जी की ये गज़लों की किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है। 102 गज़लें इसमें शुमार हैं और हिंदी गज़लों में दुष्यंत की परंपरा में ये ऐसा सबका कहना है कि ओम जी, हालांकि अभी जब हम चर्चा करेंगे तो मैं पूछूंगा ओम जी से कि इधर बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन अब बात खुशखबरी ये है कि किताब आ चुकी है आप सबके हाथों में और बहुत खूबसूरत कवर है। और आप देखें कि सर्व भाषा ट्रस्ट ने इसको छापा है और बहुत सारी टिप्पणियाँ इस पे आ रही हैं। तो ओम जी और ज्ञान जी के परिचय को मैं पहले आपके समक्ष रखूं ताकि आप लोग इनको और निकट से जान सकें। अब एक दशक से मैं व्यक्तिगत रूप से ओम जी को जानता हूं। तो ओम जी सिर्फ एक साहित्य के ऐसे विद्यार्थी नहीं है जिसने किसी एक विधा को पकड़ा हो। वो उन सभी विधाओं में पारंगत हैं जो साहित्य के छत्र में आती हैं। तो ये सतत अपना साहित्य को अपनी कर्मभूमि समझते हैं और सतत सीखते रहते हैं, नए नए उद्यम करते रहते हैं। तो ओम जी के बारे में मैं कुछ लिख के लाया हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि माँ सरस्वती के विलक्षण पुत्र ओम जी जब आलोचना करते हैं तो गुरु गंभीर शब्द उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब गीत पढ़ते हैं तो जैसे स्वर माधुरी स्वतः ही विमुग्ध कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के मेधावी और बुद्धिमान छात्र रहे ओम जी में छात्र तत्व अभी तक बाकी है, विद्यमान है। कम ही लोग जानते हैं कि बैंकिंग और हिंदी को जोड़ने में उन्होंने एक विराट काम किया है। बैंकिंग वाङ्मय सीरीज की 5 पुस्तकें, ऐसी अद्भुत पुस्तकें जिनका लोकार्पण स्वयं तात्कालिक राष्ट्रपति ने किया था। तो आप ऐसी बहुत सारी शनाख्त, ऐसे बहुत सारे परिचय हैं जो ओम जी ने अपने जो, जैसा कि मैंने कहा, साहित्य रूपी यज्ञ में जो स्वयं को आहुति बना लेता है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो उन्होंने अंजाम दिए हैं। जनभाषा कहें या राजभाषा, हिंदी से ओम जी का मोहक प्रेम है। कदाचित हिंदी भाषा कोई देवी शरीर हो तो व्याकरण उसकी आत्मा, व्यंजन उसका ललाट, तत्सम तद्भव आँखें, शैलियाँ बोलियाँ हाथ पाँव, शब्दावली धमनियाँ, स्वर्ण रक्त कर्ण एवं अलंकार उसके वस्त्र हों, तब ओम जी के हिस्से में वो माला आती है जो माँ शारदा ने पहनी हो। वो स्वयं वो एक मोती है जो दमकता है, चमकता है और रचना धर्मिता को अपना धर्म मानता है। तो हम सुधी गीतकार, प्रतिष्ठित स्थापित गीतकार ओम जी का स्वागत करते हैं और उन्हीं को समर्पित ये सत्र है। उनकी किताब, जैसा कि मैंने आपको कवर पेज दिखाया, कुछ मेहमान नए आए हैं, ये ओम जी की किताब है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। तो निवेदन मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि आप भी ये प्रति प्राप्त करें, ख़रीदें और पढ़ें, क्योंकि ओम जी का जो लेखन है वहाँ पे आपको एक जो बहुआयामी जो लेखन होता है उसकी छवि वहाँ मिलती है। हमारे साथ, जैसा कि मैं कह रहा था कि आधी सदी का जिनका काम है, ज्ञान जी हमारे साथ हैं और
उनके परिचय में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैं कैसे उसको गागर में सागर में समेटूं। उनका एक शेर उनके परिचय में पढ़ना चाहता हूं, तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ज्ञान जी का विस्तार कहाँ तक जाता है। सोचने वालों ज़रा मजबूरियों का सोचते, एक दिन एक्वेरियम की मछलियों का सोचते। क्या बात। अब आप ज्ञान जी जब यहाँ पे उनके मुखारबिंद से हम रूबरू होंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये दोनों ऐसे महनीय साहित्यकार हमारे बीच हैं, और इसीलिए ये सत्र महत्वपूर्ण भी हुआ जाता है। तो ज्ञान जी वरिष्ठ लेखक हैं, आधी सदी का समय काल उनके रचना धर्म के हिस्से में आता है। वह हमारे बीच उपस्थित हैं, और जैसा कि उनका नाम है, ऐसा आभास होता है कि ज्ञान का प्रकाश अपना बौद्धिक विस्तार लेकर विवेक और मानवता, मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मानवतावादी कवि हैं। तो ये जो सूत्र उनके जीवन का है, जहाँ पे वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में उनके गुणधर्म, उनके गुण बनते हैं। आधुनिक साहित्य लोक के वरिष्ठ और बहुचर्चित रचनाकारों में से ज्ञान जी हैं। और विशेष बात यह है कि हिंदी गज़लों में जब हिंदी गज़लों की बात होती है तो दुष्यंत के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो अब ये अपने आप में एक विराट परिचय है ज्ञान जी का। तो एक मानवतावादी लेखक के रूप में कहानियों के क्षेत्र में भी उन्होंने विराट काम किया है, और भारतीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी अनेक किताबें आ चुकी हैं, और उनके भीतर की संवेदना और व्याकुलता से निकले जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न उनकी रचनाओं के प्राण बनते हैं। और ये अपने आप में एक हुनर है कि प्रश्नों को वो शब्द देना कि वो कविता बन जाएं, कहानी बन जाएं, कथा बन जाएं। तो हिंदी साहित्य के और हरियाणा की मिट्टी का ये हीरा हमारे बीच दमकता हुआ, जिनको हरियाणा गवर्नमेंट से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये अपने आप में कितनी बड़ी शोभा है। तो हिंदी साहित्य के ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का हम इस सत्र में स्वागत करते हैं। ओम जी, ज्ञान जी, आप दोनों का स्वागत है। अब एक कार्य हमको करना है जो इस किताब का विमोचन होगा, तो ऐसा हमने मन बनाया है कि उसको हम सबसे आखिरी में रखें, ताकि जब तस्वीरों का सिलसिला बने तो इससे पहले हम कुछ सवाल और कुछ ओम जी से भी बल्कि हम इन गज़लों को सुनेंगे। तो अब इसमें ये जो पूरा सत्र है ये ज्ञान जी और ओम जी को समर्पित है। मैं बस एक सूत्रधार की भूमिका में हूँ। तो अब ज्ञान जी के माध्यम से, ज्ञान जी की गलियों से हमको ओम जी तक पहुँचना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ज्ञान जी, प्रश्न आपसे ये है कि आपने तो बहुत कुछ लिखा है ओम जी के ऊपर, तो ये इतनी देर से इधर इनका आना हुआ, तो क्या ये गीतों का राजकुंवर क्या कारण रहा होगा कि ओम जी गज़ल की दुनिया में इनका प्रवेश होता है और फिर ये धूम मचा देते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहे होंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम ओम निश्चल जी की किताब का विमोचन करने आए हैं, लोकार्पण करने आए हैं। उनकी किताब का नाम है ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। इसमें 102 गज़लें हैं। ये गीतकार हैं, गज़लकार हैं। इनसे मेरा कम से कम 20-30 साल पुराना याराना दोस्ताना है लेखन के ज़रिए, और वैसे भी हम तो गलियों में, सड़कों पर, जनपथ पर, कनॉट प्लेस में मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। तब ये आलोचना करते थे, कविताएं लिखते थे और गीत लिखते थे। तो हमारा एक तरह का, इस तरह का तो एक डिवाइडर था, फासला था। वो गीत की दुनिया में मस्त थे, मैं गज़ल की दुनिया में मस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो गज़लें भी लिखने लगे। इधर पिछले 8-10 साल से मैंने उनको देखा, तो वो एक गज़ल की जो एक कल्चर होता है, गज़ल की जो केंद्रीय भूमिका होती है, जो गूढ़ होती चीज़ें, जो एक तरह से क्या कहूँ मैं कि एक जो शंकालु विधा है और जो लजालु विधा है, वो उसको ध्यान से देख रहे थे, परख रहे थे। तो वो गज़लें लिखने लगे थे।
और मैंने उनको कभी भी एक तरह से हतोत्साहित नहीं किया था। मैं चाहता था वो गज़लें लिखें, कम से कम एक अच्छा शायर गीतकार गज़ल की दुनिया में प्रविष्ट हो। तो दोस्तों ये मैं बात कहना चाहता हूँ अपने परिचय की कि किस तरह से वो मेरे दोस्त थे और किस तरह से वो लिखते थे। उनमें एक बहता हुआ दरिया है, वो कभी रुके नहीं, ठिठके नहीं, हमेशा लिखते रहे। आलोचना में तो आलोचना में डूब कर लिखा, कविताएं लिखी तो कविताएं डूब कर लिखी, गीत लिखे तो इतने मार्मिक और भावप्रवण गीत लिखे कि मैं चकित रह जाता था। और गाते बहुत अच्छा है वो। अब इस किताब का शीर्षक देखिए दोस्तों, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। शीर्षक देखें, ये पूरा मिसरा है, पूरा मिसरा है, मन आषाढ़ का बादल हो जाना। तो ये जो दोस्तों एक आषाढ़ के बादल होने की जो व्याकुलता है, जो प्रेम का निमंत्रण है, जो आग्रह है, ये इनके मिसरे में है। अभी इस पर हम बात करेंगे उन्होंने किस किस तरह से उनका गज़ल कदन, गज़ल भाषा को विस्तार दिया है। अभी वो क्योंकि गीतकार से गज़ल की दुनिया में प्रविष्ट हुए हैं, तो उन्होंने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है, और इतनी शिद्दत के साथ प्रयोग किया है कि मुझे लगता है कि ये शब्द, हिंदी के शब्द इसी हिंदी गज़ल के लिए ही बने थे। जी दोस्तों, हम तो निरंतर गज़लें लिखते रहे, हमारी गज़लों में गज़लपन था। ओम निश्चल की गज़लों में गज़लपन है और गीतपन भी है और हिंदीपन भी है। तो ये तीन गुण जो हैं ओम निश्चल की गज़लों में मुझे महसूस हुए। तो मैं आपसे वो प्रश्न ही पूछ लेता हूँ कि जब आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि एक गीतकार जब गज़ल कहता है तो उसमें क्या, तो प्रश्न ये है कि क्या जब गीतकार गज़ल कहता है तो कोई हिंदी की नई गज़ल पैदा होती है? जी, जब हम नई गज़ल, आधुनिक गज़ल का हवाला देते हैं और जब गीतकार यहाँ पे आके गज़ल कहता है, और ऐसा रसपूर्ण गीतकार कि ओम जी के गीत लोग सिर्फ पढ़ना नहीं सुनना भी चाहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या इनकी आवाज़, क्या वज़न है। तो जब ओम जी गीत पढ़ते हैं तो इतना रसपूर्ण हो जाता है। तो वो आके जब गज़ल कहता है वो लेखक, तो क्या कोई नई गज़ल पैदा हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कोई नई गज़ल पैदा नहीं होती, गज़ल तो गज़ल ही रहती है, चाहे वो हम उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गज़ल का विस्तार है, जो हिंदी के शब्दों के साथ उन्होंने एक साहसिक प्रयोग किए हैं। उनके कुछ ऐसे शब्द जो कठिन शब्द थे और उन्होंने गज़ल में प्रयोग किए हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं कुछ शब्दों का आपको बताऊँ। मैं सदृश्य, प्रेक्षागृह, चराचर, दीपशिखा, ज्ञान, अवमान, अग्रलेख, स्नेह सुधा, वैतालिक, वृतर, विद्वजन, सभासद, सघन प्रेक्षागृह, भुवन। क्या बात है, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। ये शब्द दोस्तों हिंदी के शब्द हैं और इस सलाहियत से, इस हुनरमंदी से उन्होंने शब्दों को गज़ल में प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है कि ये गज़ल के ही शब्द थे। और हमारे साथ ये विडंबनापूर्ण बात है कि इस तरह से हमने हिंदी गज़ल में, हम हिंदी गज़ल तो लिखते रहे, ये ऐसे प्रयोग करते हुए हम थोड़ा झिझकते रहे या संकोच करते रहे, लेकिन उस संकोच को तोड़ा है हमारे अनुपम जी, इसने, ओम निश्चल जी ने। अगर आप कहें तो मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। मैं सज़ा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। पहले मिसरे में दोस्तों सज़ा याफ्ता है, दूसरे मिसरे में सहचरी है। क्या बात, शब्दों का कितना प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है। सहचरी एक स्त्री की वेदना है पूरे शेर में। सहचरी जिसकी बन रही है उसकी सज़ा भुगतती रही वो। एक और शेर देखें दोस्तों, रास आई नसहाबी भाषा, खुश रहे देवनागरी बनकर। ऐसा प्रयोग तो हिंदी में शायद पहली बार ही हुआ है कि गज़ल में देवनागरी शब्द का प्रयोग हुआ है। देवनागरी प्रतीक है, देवनागरी भाषा है, और देवनागरी क्या है, साधारणत्व का प्रतीक है। जो साबी भाषा वो अंग्रेज़ी है, और जो हम आम लोग बोलते हैं वो हिंदी भाषा है, वो उर्दू भाषा, वो हिंदुस्तानी ज़बान है। तो ये जो इन्होंने प्रयोग किया है उस प्रयोग के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। एक और शेर देखें दोस्तों, अपने दिल के उदास आले में एक बत्ती जला के छोड़ दिया। क्या बात दोस्तों, एक रचनाकार का दायित्व होता है कि वो गुम होते हुए शब्दों को गुम ना होने दे और अपनी रचना में प्रयोग होने दे। आला शब्द अब हम इस्तेमाल नहीं करते,
लेकिन ओम निश्चल जी ने शेर में प्रयोग करके इसको एक रुतबा दिया है। एक और शेर मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक और शेर, इसके बाद आप जी बात सर, करना। जी सर, स्वागत है सर। जीवन बीत गया जब बट्टे खाते में, शेर देखें दोस्तों, बट्टे खाते का प्रयोग। सुनिएगा दोस्तों, शेर सुनिएगा। जीवन बीत गया जब बट्टे खाते में, सर धुनकर अक्सर पछताता देखा है। जीवन बीत गया जब बट्टे खाते में, सर धुनकर अक्सर पछताते देखा है। दोस्तों ये लोक रचना है, ये लोक शब्द है जो हिंदी गज़ल में आया है। हिंदी गज़ल को दोस्तों हम नागरिक गज़ल कहते हैं, शहरी गज़ल कहते हैं, लेकिन जब ओम निश्चल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है तो देहातीपन का प्रयोग किया है। इस तरह के प्रयोग इब्न इंशा ने भी किए हैं, क्या बात। इब्न इंशा साहब ने भी किए हैं और ओम निश्चल जी भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गज़ल का विस्तार है ओम निश्चल जी की गज़लों के द्वारा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सर आपने तो ओम जी के ऊपर बहुत 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 कुछ लिखा है, अनगिनत पन्ने आप सफ़े आपने उनके नाम कर दिए। एक सवाल ये था कि आपने कहा कि ओम जी ने एक पाठ रच दिया है, तो जो आइंदा नस्ल है या जो अभी लिखने वाले हैं, जो युवा हैं, जो नए लिखने वाले हैं, उनको कैसे प्रेरणा मिले जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने एक पाठ रच दिया है? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक पाठक है ना, वो खुद ही अपनी दुनिया तो खुद क्रिएट करता है। जी। हम जो हमारे पास एक, आप गज़लकार को देखें, आप उपन्यास को उपन्यास की तरह से लिखते हैं, कविता को कविता की तरह से लिखते हैं और कहानी को कहानी की तरह से लिखते हैं, लेकिन जब आप गज़ल लिखते हैं तो पूरे सरफोड़ कोशिश करते हैं शेर हो जाने की। तो गज़ल को पहले आप गद्दे में सोचते हैं, एक जो मिसरा होता है ऐसे नहीं मिसरा बन जाता, उसे आप गद्दे में सोचते हैं। एक ख्याल होता है पहले, ख्याल होता है पहले, एक विचार होता है जी। और वो हमेशा गद्दे में होता है। इसी नुक्ते से लकीरों का सफ़र होना है। क्या बात। तो वो नुक्ता होता है जो उसे हम गद्दे में सोचते हैं, फिर वो शेर कहते हैं। तो जो नए लिखने वाले हैं दोस्तों, उनको ये चाहिए कि खूब गज़लें पढ़ें, सिर्फ हिंदी की नहीं, देवनागरी लिपि की नहीं, वो उर्दू की गज़ल पढ़ें और खूब सारी पढ़ें, जदीद गज़ल पढ़ें, रवायती गज़ल पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें। उनके दिमाग के कपाट खुलेंगे। उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, सीखना तो अब खुद पड़ता है। अब उर्दू शायरी में भी जो उस्ताद और शागिर्द की परंपरा हो थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो हमें तो ये खुद ही एक तरह से मतलब इस तरह से हमें दुनिया में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर शेर कहना है तो शेर के इल्म सीखने पड़ेंगे। दोस्तों गज़ल के साथ मैं 1 मिनट की बात जी करूं। जी सर। दोस्तों बड़ी विचित्र विधा है गज़ल, बहुत आसान नज़र आती है, इतनी आसान के दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इससे आसान शेर क्या हो सकता है। तो लिखने वाला गज़ल की दुनिया में आता है, वो जो ही उतरता है गज़ल की दुनिया में तो गज़ल की पेचीदियाँ नज़र आती हैं, चुनौतियाँ नज़र आती हैं। वो एक तरह से विचलित हो जाते हैं कि क्या करूँ, लेकिन विचलित होना ही तो नएपन की सबूत है कि वो लिखते लिखते लिखता जाएगा। दोस्तों हमारे शमशेर बहादुर सिंह थे, गज़लें लिखते रहे, सुकून की तलाश उनकी गज़ल की किताब का नाम है। उन्होंने खूब गज़लें लिखी, फिर उनको लगा बड़ी जटिल विधा है, अब मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। दोस्तों गज़ल के 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से शमशेर बहादुर सिंह बाहर निकल रहे थे, दूसरे दरवाजे से दुष्यंत पृष्ठ हो रहे थे उसी गज़ल में। एक आता है तो जाता है जहाँ में दूसरा, उसकी महफिल का कभी होता मकान खाली नहीं। तो गज़ल की दुनिया का, गज़ल का मकान कभी खाली नहीं होता। सर आपने खुद अभी जिक्र किया दुष्यंत का, तो आपने ये भी कहा कि दुष्यंत बहुत पहले भाषागत दुविधा को त्याग चुके थे। तो इस समस्या से तो हर नया जो भी कहने वाला है उस विद्यार्थी को 2-4 होना पड़ता है। तो इसका समाधान भी बताइए और ओम जी के हवाले से भी कि ये कैसे भाषागत दुविधा को त्यागते हैं यहाँ पे। दोस्तों भाषा जो है ना, गज़ल की भाषा, वो एक तरह से कि मीनाकारी है, एक जगलरी है, गज़ल का खेल है, शब्दों का खेल है, भावनाओं का खेल है, तभी शेर होते हैं। जो एक शब्द है जो हम बात कर रहे हैं वो साधारण शब्द है, लेकिन जब वो गज़ल में एक साधारण से साधारण शब्द भी आता है तो असाधारण हो जाता है। तो किसी को ये कहना कि ऐसी भाषा होनी चाहिए, वैसी भाषा होनी चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग हो, हिंदी का प्रयोग हो, उर्दू का प्रयोग हो, बिल्कुल भी नहीं, बेमानी बातें हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है, तो उसी से हमारी चीज़ें आगे निकलेंगी।
बहुत बहुत खूबसूरत। ये बात बहुत पते की बात है कि कैसे हम चुनौतियां जो हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर एक नया, जिसको जदीद गज़ल कहें या कोई नई नई बात कहने के लिए, नए शब्दों के लिए भी, तो वो शिल्प गढ़ना होता है। बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आप अभी शब्दों की बात कर रहे थे, तो ओम जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि सुने के बर्छियाँ, किंचित, गरल, श्रम, मेघ, अन्नदाता, उपेक्षित, रुदाली। तो ये ओम जी स्वयं यहाँ पे हमको नया कुछ गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया शिल्प हो रहा है यहाँ पे गज़ल का। तो ज्ञान जी, अगर इस पे आप कुछ प्रकाश डालें कि ये नए नए शब्द ला रहे हैं और तो ये नए दरवाजे भी खोल रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए। दोस्तों, हमारी जो हिंदी गज़ल है, इसका अवतरण उर्दू से हुआ है। जब गज़ल जैसी सिन्फ, गज़ल जैसी विधा उर्दू से हिंदी में आई, तो वो अकेली नहीं आई, वो अपने साथ काफिया, रदीफ, बहर, छंद, वो सब कुछ लेकर आई, गज़ल का मिजाज लेकर आई। तो इस तरह से हमने हिंदी में गज़लें कहना शुरू किया। लेकिन जब ओम निश्चल गज़ल की दुनिया में आए, तो वो गीत लेके आए, गीतात्मकता लेके आए, गीतों का जो मिजाज होता है, जो शब्दावली होती है, वो भी लेकर आए। तो उनकी गज़लों का आप देखें तो एक गीतनुमा गज़लें हैं, गज़लनुमा गीत हैं। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है, वाह। तो ये कोई इसकी मैं इसको कमज़ोरी नहीं कहूँगा, मैं इसका एक सबल पक्ष कहूँगा कि उन्होंने इस तरह से गज़लें कही हैं और बेझिझक कही हैं, बेलिहाज होकर कही हैं। और इसका एक नतीजा ये निकला है कि मैं जब उनके शेरों को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सुखद अनुभव होता है कि गज़ल इस तरह से भी लिखी जा सकती है। ऐसे शब्दों का उन्होंने शब्द शामिल नहीं किए, मिस्रों में पिरोए हैं। जैसे एक धागा होता है मिसरे का, उसमें उन्होंने शब्दों रूपी मनके को पिरोया है। इतनी आप प्रशंसा कर रहे हैं और सकारात्मक लिया आपने इन पक्षों को, तो क्यों न हम ओम जी से निवेदन करें कि गीतों का ये राजकुमार हमको गज़ल सुनाए, रैंडमली कुछ भी जो उनके हाथ लगे कुछ सुनाए। ओम जी, आप हमको सुनिएगा। दोस्तों, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जश्न अदब का कि उन्होंने चौपाल में मुझे आमंत्रित किया इस संग्रह के बहाने, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर ज्ञान प्रकाश विवेक, जो जाने माने उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं। उपन्यास को जीवन का महाकाव्य समझा जाता है। अगर कोई उपन्यास नहीं लिखता, केवल कहानियाँ लिखता रह जाए, तो किसी एक काल खंड के अनुभव का लेखक होता है। लेकिन जिसके विशद अनुभव होते हैं, जिसकी विराट भूमि में उसका पदक्षेप होता है, ऐसा बड़ा लेखक बनने के लिए या तो महाकाव्य लिखना पड़ता है या महाकाव्यात्मकता का आख्यान लिए आख्यान लिखना पड़ता है। ऐसे आख्यानकार, ऐसे उपन्यासकार, कथाकार ज्ञान प्रकाश विवेक जी हमारे बीच हैं और वे चर्चा कर रहे हैं तो ये आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत निर्मम हैं। इनकी कम से कम हिंदी उर्दू शायरी पर आलोचना की 10 किताबें हैं और वे 10 किताबें किसी पाठ्यक्रम के वशीभूत होकर नहीं लिखी गई हैं। अपने जुनून से, अपनी अध्यवसायिता से वीमा के अधिकारी रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत और उसके बीच भी इन्होंने शब्दों में जो अपना कायांतरण किया है, वो एक नए ज्ञान प्रकाश विवेक का जन्म है। मैं बहुत आभारी हूँ। रंजन युवा शायर हैं, शायरी की इन्हें पहचान है और शायरी जो आती हुई पीढ़ी की बड़ी पसंदीदा विधा बनती जा रही है, उसके भी ये बड़े रसिक हैं। तो चलिए, मैं क्या लिखता हूँ, मैं हिंदी में अगर आलोचना करता हूँ तो अपनी रुचि की बात करता हूँ, और जिस तरह से इन चीज़ों को लक्षित किया है, मुझे अपने बारे में ज़्यादा गलतफहमी नहीं है, लेकिन ज्ञान जी का जो अनुभव है उसके आगे मैं विनत हूँ। मैं एक गज़ल सुनाता हूँ, आप देखें इसमें वो चीज़ें आएंगी। कभी मेरी कुंवर नारायण से बातचीत होती थी तो कहते थे कि हर कविता कवि की आत्मकथा है। ये कथन है रूसी कवि एवं तुस्को का कि कविता ही कवि की आत्मकथा है, अन्य चीज़ें केवल फुटनोट हैं। एक गज़ल सुनाता हूँ। स्वागत है सर। वो हर चीज़ में जायका देखती हैं। क्या बात वो है। हर चीज़ में जायका देखती हैं कि जब लड़कियां मायका देखती हैं। वो हर चीज में जायका देखती हैं कि जब लड़कियां मायका देखती हैं। वो करती हैं फरमाइशें अपनी माँ से, वो करती हैं फरमाइशें अपनी माँ से, फिर उनकी वो प्यारी अदा देखती हैं।
क्या बात। फिर उनकी वो प्यारी अदा आहा, देखती हैं। वाह वाह वाह। कभी तो रसोई में चुपके से जाकर है ताजा कहाँ कुछ बना देखती हैं। कभी तो रसोई में चुपके से जाकर है ताजा कहाँ कुछ बना देखती हैं। मोहल्ले में किसकी सगाई हुई है, कहाँ कौन आया गया देखती हैं। मोहल्ले में किसकी सगाई हुई है, कहाँ कौन आया गया देखती हैं। सजाए थे कितने ही सपने सुनहरे, कहाँ हो गए लापता देखती हैं। सजाए थे कितने ही सपने क्या बात सुनहरे, है, वाह। कहाँ खो गए लापता देखती हैं। यही थी कहीं आम महुआ की बगिया, गांव चौपाल, यही थी कहीं आम महुआ की बगिया, वो सुधियों का पौधा हरा देखती हैं। वो सुधियों का क्या पौधा प्रयोग हरा है, क्या देखती हैं। प्रयोग है, अद्भुत। बड़ी सीधी होती हैं ये बेटियां भी, न अपना कहीं फायदा देखती हैं। क्या बात। जो खोइछे में रख दो, बिहार और उत्तर प्रदेश में खोइछा होता है, जो खोइछे में रख दो वही उनकी जन्नत, उसी में वे ममता मया देखती। मया माने स्नेह, माँ की ममता को माया कहते क्या हैं। प्रयोग है, जो देखिए। खोइछे में रख दो वही उनकी जन्नत, उसी में वे ममता मया देखती हैं। और आखिरी शेर है कि सलामत रहे मेरे बाबुल का बंगला या मेरे बाबुल का अंगना, सलामत रहे मेरे बाबुल का अंगना, क्या बात। यही एक सपना सदा देखती हैं। वो हर चीज में जायका देखती हैं कि जब लड़कियां मायका देखती हैं। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। गजल मैं रखना चाहता हूँ सम्मुख। ओम जी, एक सवाल आपसे भी है। जी बताएं। इससे पहले कि आप गज़ल पढ़ें, ये वैसे तो ज्ञान जी ने प्रकाश डाला, लेकिन क्योंकि आप पकड़ में आ गए हैं तो नहीं, नहीं, आपकी आप सवाल पहचान, करें। आपकी पहचान गीतों के मधुर रचना धर्मिता से रही है। जी। तो इधर की राह से आपका आकर्षण होना, तो कहीं किसी प्रेमिका से प्रेरित होकर आप इधर आए, क्या प्रेरणा क्या रही आपकी? देखिए रंजन जी, आप भी शब्दों से खेल रच रहे हैं और इस संसार के हम पुराने बाशिंदा हैं। मुझे ये इल्म है कि जो हमारे शायर हैं, जो हमारे कवि हैं, वे तमाम विधाओं में आवाजाही करते हैं। अगर दुष्यंत कुमार को एक मार्क मान लें, एक मील का पत्थर मान लें, तो दुष्यंत खुद बहुत अच्छे कवि थे। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। और 1975 के आसपास जब इमरजेंसी आई तो साए में धूप, और साए में धूप लिखने वाला कवि गा रहा था, अब उम्र की ढलान उतरते हुए मुझे, अब उम्र की ढलान उतरते हुए मुझे, आती है तेरी याद तुझे कैसे भूल जाऊं। क्या बात, ऐसे वाह। सुमधुर गीतकारों का रचयिता दुष्यंत कुमार, जो नई कविता की शब्दावली, पारिभाषिकी, उसके रचाव, उसके स्थापत्य का नियामक था। वो खुद जब गीतों में उतरता है तो कैसे गीत देता है, स्मृतिवान। और जब गजलों में उतरता है तो जदीद शायरी, जिसकी ओर अभी ज्ञान जी ने इशारा किया, नए स्थापत्य बुनता है, भाषा के, अनुभव के, भाव के, कथ्य के, शिल्प के। और हिंदुस्तानी जबान में शायरी का जो प्रक्षेपण करता है, उससे पूरा प्रतिबिंब बोलता है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की त्रासदी का। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ऐसे सवाल क्या बात है, वाह। दुष्यंत ने उठाए, इसलिए दुष्यंत एक मार्क हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान जी से सवाल करते हैं, दुष्यंत ही क्यों भाई, उसके पीछे क्यों नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने से गज़ल लिखी जा रही है, लेकिन गज़ल जहाँ एक मोड़ पर खड़ी होती है ठिठक कर कि अब मुझे पहचानिए, अब मैं वो नहीं हूँ भारतेंदु के ज़माने की, मैं इस ज़माने की गज़ल हूँ। तो इसे कई भाव के साथ दुष्यंत ने भी कहा है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। क्या ये बात, ओढ़ना बिछाना क्या क्या है? बात, वाह, यही वाह, जीना है, यही मरना है। और जीने और मरने के बीच का जो जो मसला है, उसके जो मसले हैं, वो गज़ल का कथ्य बनते हैं तो गज़ल होती है। तो हम जी, आपसे निवेदन है कि, वैसे निवेदन तो ये भी है कि आप अगर तरन्नुम में सुनाएंगे तो आनंद और आएगा। आप तो, मैं तो आपको गीतों का राजकुमार कहता हूँ, लेकिन अगर आप तहत में भी पढ़ेंगे तो हम आनंद लेंगे। मुझे लगता है तहत में भी आनंद है। और तो जी, आप अपनी पसंदीदा कोई गज़ल। देखिए गज़ल मैं सुनाता हूँ, और अभी हाल में हमारी भेंट विश्वनाथ त्रिपाठी जी से हुई, जो जाने माने आलोचक हैं जी। और मीर गालिब पर भी लिखते रहते हैं अपने संस्मरणों में। जी। संयोग से गज़ल खुली और उन्हें सुनाई, बहुत आह्लादित हुए। लेकिन अब यहाँ ज्ञान जी हैं तो मुझे लगता है कि इनका भी स्नेह मिलेगा, और सभी हमारे जो साहित्य रसिक हैं।
कि जलने का दुख बस दिया जानता है, सुने कि दोस्तों। जलने का दुख बस दिया जानता है, कोई कब सिया का हिया जानता है। क्या बात कि है, क्या जलने बात। का दुख बस दिया जानता है, कोई कब सिया का हिया जानता है। कभी शौक से वो तो कह भी न पाई, कभी शौक से वो तो कह भी न पाई, जो वो जीवन था कैसा जिया जानता है। आहा, कभी क्या शौक बात। से ठीक से वो कह भी न पाई, वो जीवन था कैसा जिया जानता है। कि जलने का दुख बस दिया जानता है, कोई कब सिया का हिया जानता है। अयोध्या के दुल्हन मगर भाग्य कैसा, इसे उसका केवल पिया जानता है, इसे आहा, उसका केवल पिया क्या जानता प्रयोग है। देखिए, प्रयोग देखिए। सरियों के जल में है सीता के आंसू, सरियों के जल में है सीता के आंसू, जिसे गांव का डाकिया जानता है, ओहो, जिसे गांव अरे वाह, वाह, का वाह, डाकिया वाह, वाह, जानता वाह। है। क्या बात। बदन कैसा कोमल रुई का है फाहा, अरे वाह। बदन कैसा कोमल रुई रुई का है फाहा, ये एहसास बस तौलिया जानता है। बदन कैसा कोमल रुई का है फाहा, ये एहसास बस तौलिया जानता है। कहाँ गांव से लड़कियां भाग जाती, कहाँ गांव से लड़कियां भाग जाती, इसे गांव का भेड़िया जानता है। कहाँ गांव से लड़कियां भाग जाती, इसे गांव क्या का जाविया है। भेड़िया जानता क्या है। बात। गजल कैसे जन्नत का एहसास देती, इसे ठीक से काफिया जानता है। गजल वाह, कैसे वाह, वाह, जन्नत वाह, वाह, का वाह। एहसास देती, आहा। इसे ठीक से काफिया जानता है। कि जलने का दुख बस दिया जानता है, क्या बात। कोई कब सिया का हिया जानता है। क्या बात, ब्यूटीफुल, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ओम जी का एक खासा ये भी है कि माँ शारदा के वो प्रिय हैं, और आवाज़ जो कंठ उनको मिला है ये अपने आप में एक वरदान की तरह है। तो ज्ञान जी की तरफ फिर से चलते हैं। ज्ञान जी, प्रतापगढ़ की मिट्टी से ये हीरा निकलता है, तो ये वहाँ की धरती की मिट्टी की सौंधी सुगंध भी इनके गीतों में आती रही है। गज़ल में आपने कौन सी महक आपके हिस्से में आई, आप बताइए ओम जी की गज़लों के खुशबू के बारे में। नहीं, मैं गज़ल कथन पर जो है ना जी जी वो जी बात करना चाहूँगा। जी जी मैंने भाषा पर बात की है और जो शीर्षक है उस पर प्रयोग किया, बात की है। जी इन्होंने जो गज़ल कथन है इनका जी वो भी अद्भुत है। और शेर देखिए इनका, जी, सुनिए दोस्तों। ये पूरी गज़ल जो है लखनऊ पर है। इसमें से एक शेर मैं सुना रहा हूँ। निकलना साइकिल से छानना फिर चौक की गलियाँ। ये दोस्तों हम सब के साथ 30-40 साल पुरानी बातें होंगी, आप सबके साथ घटित हुई होंगी। निकलना साइकिल से छानना फिर चौक की गलियाँ, वो छुप कर लिख रहे नागर के नावल याद आते हैं। दोस्तों शेर इसलिए बड़ा हो जाता है कि क्या यहाँ बात। पर अमृतलाल नागर की जो नावल लिखने का जो एक वो है सिलसिला, वो इस शेर में पिरोया गया है। और पहले मिस्र में तो एक आवारगी है ही जो 18, 20, 15 साल के बच्चे में होती थी। ये स्मृति आख्यान है इस शेर में। एक और शेर देखें, ये ड्राइंग रूम कितना चहचहाता था मगर अब तो। इस शेर में 2 कालखंड हैं। जी शेर देखें, ये ड्राइंग रूम कितना चहचहाता था मगर अब तो किसी गुमनाम बूढ़े सा सदा खामोश रहता है। एक वो दौर था जब चहचहाता था, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब थे, रेडियो था, टीवी था, और अब लेकिन इतना सोना कमरा। ये जो प्रयोग है ये उत्तर आधुनिक प्रयोग है हमारे समय का, और इसको ओम निश्चल जी ने प्रयोग किया है। एक और शेर देखें, मुहावरा है और कितना बेचैन करने वाला मुहावरा है। उनसे ताल्लुकात हमारे न ठीक थे, उनसे ताल्लुकात हमारे न ठीक थे, चेहरा था लौटती हुई बारात की तरह। चेहरा था लौटती हुई बारात की तरह। दोस्तों जरा सोच के देखो, क्या प्रयोग एक है। बारात बैरंग लौट रही है, तब चेहरे कैसे होते हैं सबके, कुमलाए हुए, दुखी, कष्टप्रद। ये शेर का प्रयोग, ये जो मुहावरे का प्रयोग है ये अद्भुत है। मेरी बहनें जो पीछे खड़ी हैं वो आगे आके बैठ जाएं। ये सत्र बहुत विशेष सत्र है कि हम जैसे नए लिखने पढ़ने वालों के लिए तो एक पाठशाला है 1 घंटे की, तो आप आएँ और बैठें यहाँ पे। दोस्तों हमने बहुत सारे विषयों पर बात की है जी लेकिन हमारी गज़लों में, हिंदी गज़लों में ख़ास तौर पे प्रेम जैसा तत्व बहुत कम रहा है। उर्दू में प्रेम केंद्रीय विषय रहा है और हिंदी में बिल्कुल एक जैसे हाशिए का।
दुष्यंत ने कभी कहा था, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। आहा। लेकिन उर्दू शायरी में तो बहुत शायरी हुई है प्रेम की। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। आहा। वो शेर है दोस्तों, प्रेम केंद्रित वो शेर दिखाई देता है। जब नासिर काज़मी का वो शेर, तेरे ध्यान की कश्ती लेकर मैंने दरिया पार किया था, जब वो शेर बारिश की तिरछी गलियों में कोई चिराग लिए फिरता था, वहाँ तो प्रेम की अनूठी और भावनात्मक जो एक सिलसिला है दिखाई देता है, एक बिंबात्मकता है। लेकिन हिंदी गज़ल में नहीं है। हिंदी गज़ल में अगर कमी थी तो उस कमी को पूरा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर ओम निश्चल जी। आप उनकी गज़लों में इस आप बात पे प्रेम आप के तालियां बजा भाव सकते देखेंगे। कुछ शेर देखें दोस्तों। आज कहीं से नंबर ढूंढा, आज उन्हें फिर याद किया। आज कहीं से नंबर ढूंढा, आज उन्हें फिर याद किया। एक सिलसिला खुद ही मैंने फिर से यूं आबाद किया। दोस्तों डायरी बंद पड़ी थी, क्या बात है, क्या नंबर बात भूल गए थे, है। वो डायरी खोलते हैं। इस शेर में एक बात ये भी है कि कभी संवाद बंद मत करना। समाधहीनता हमारे रिश्तों को ख़त्म कर देती है। दो शेर और सुनाना चाहूँगा। सर स्वागत है सर। कैसी बिंदास हवाओं की तरह लगती हो, तुम तो ईश्वर की दुआओं की तरह लगती हो। जब भी घायल सा हुआ है उदास मन मेरा, तुम चिकित्सक की दवाओं की तरह लगती हो। कभी दवाओं की तरह, कभी दुआओं की तरह। बस एक आखिरी शेर है, वो इस किताब का सिग्नेचर शेर है। सुनिएगा दोस्तों, वो शेर सुनिए। किसी के प्यार में पागल हुआ है। शेर देखें दोस्तों, इस शेर पे आप तालियां जरूर बजाना। किसी के प्यार में पागल हुआ है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। किसी के प्यार में पागल हुआ है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। शुक्रिया। ज्ञान जी जब सुना रहे थे इतना, हाँ, और बल्कि ज्ञान जी से बल्कि मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि ओम जी स्वयं आपके, मैं तो इनको एक दशक से फॉलो कर रहा हूँ, अनगिनत बार मैंने देखा है आपको कोट करते हुए। आपके शेर आपके बड़े मद्दा हैं। आज मैं कर्ज उतार रहा हूँ, आज मैंने कोट किया। तो ये ओम जी वैसे इस पे विस्तार से चर्चा होगी। रंजन जी सही कह रहे हैं कि रंजन जी से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती है जिसमें मैं जानता हूँ शायरी के नए नाविक हैं, नए नागरिक हैं, लेकिन इनके भीतर बड़ा रस समाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम अपने गुरुजनों को, अपने उस्ताद को, अपने अग्रजों को सम्मान नहीं देते हैं तो वो विद्या प्रतिफलित नहीं होती। और ये पूरे जीवन में हम देख लें। बहरहाल शहर की दुनिया में बेशक नए होंगे, लेकिन इनकी ज़बान बड़ी साफ है, बड़ी साफ सुथरी। लेकिन मैं इनके जिस शेर का फ़ैन हूँ, अब ये कहते हैं अब दूसरा शेर भी याद कर लीजिए आप। वो शेर ये है, आप देखें सब लोग उर्दू दाएं हैं, कि जिंदगी के डाकिये को सब पता है दोस्तों। सुनिएगा दोस्तों। जिंदगी के डाकिये को सब पता है दोस्तों, कितना मुश्किल मेरे घर का रास्ता है दोस्तों। जीवन, अरे दर्शन। वाह 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 वाह। अगर कविता में क्या बात। दर्शन नहीं है तो कविता दूर तक यात्रा नहीं करती। क्या बात। वो बिना बटन की शर्ट है, कब तक पहनेंगे? ये अच्छा था, बिना तो बटन का शर्ट। ये जिस पर ये इसका टाइटल हमने रखा है, वो गज़ल जिसका कि मिसरा पहला पढ़ा, शेर पढ़ा, मैं सुनाता हूँ। स्वागत। पेश खिदमत। किसी के प्यार में पागल हुआ है, किसी के प्यार में पागल हुआ है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। किसी के प्यार में पागल हुआ है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। भगीरथ श्रम लगा है तब कहीं पर, भगीरथ श्रम लगा है तब कहीं पर, बरस कर मेघ गंगा जल हुआ है। भगीरथ श्रम लगा है तब कहीं पर, बरस कर मेघ गंगा जल हुआ है। किसी के प्यार में पागल हुआ है, ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है। कहीं से उठ रहा है शोर देखो, कहीं से उठ रहा है शोर देखो, मेरे भीतर कोई जंगल हुआ है। कहीं से उठ रहा है, कहीं से उठ रहा है शोर देखो, कहीं से उठ रहा है शोर देखो, अद्भुत ओम जी, मेरे भीतर कोई जंगल हुआ है। बुलाता है कोई मुझको हृदय से, ये हिरना आज फिर चंचल हुआ है। बुलाता है कोई मुझको हृदय से, ये हिरना आज फिर चंचल हुआ है। तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, तुम्हारी आंख का काजल हुआ है। तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, तुम्हारी आंख का काजल हुआ है। तुम्हारी सोहबतें याद आ रही हैं,
हृदय ये आज फिर बेबल हुआ है, किसी के प्यार में पागल हुआ है, अद्भुत, ये मन अद्भुत, अद्भुत। आषाढ़ का बादल हुआ है। अब आप देखें जो बिंब, जो उपमाएं, जो मेटाफर ओम जी यूज कर रहे हैं, वाकई में ज्ञान जी ने सही कहा कि ये जदीद हिंदी शायरी हो रही यहाँ पे। क्या ये ऐसे शब्द जो हमने शायद न प्रयोग में पहले, न भूतों, न मतलब अब आगे तो हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन नए शब्द ओम जी ने दिए हमको। तो सर मेरा प्रश्न आपसे था कि ये ओम जी जब आपको कोट करते हैं और आपके शेर आपके बड़े मद्दा हैं, तो उस वो क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी? मतलब आप ये मत कहिएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या? मैं तो संकोच में डूब जाता हूँ, मैं क्या कहूँगा। एक दोस्त हैं, वो दोस्ती निभाते रहते हैं। जी, जी, वो जी। इतना ही है। और हम आपस में एक दूसरे की गज़लों पर बात भी एक करते बात रहते ज्ञान जी के बारे में कहूँगा, मैंने इनकी कई किताबें पढ़ी हैं आलोचक के रूप में। मैं इनके उपन्यासों का फ़ैन हूँ। डरी हुई लड़की, व्हील चेयर, बड़े उपन्यास हैं। आहा। भारतीय ज्ञानपीठ से, वाणी से, राजकमल से, प्रकाशन संस्थान, दुनिया के प्रकाशन से जुड़े हुए। मेरा कहने का मतलब ये कि ये बड़े निर्भीक आलोचक हैं। मैंने इनकी हरियाणा एकेडमी से हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल पर किताबें पढ़ी हैं। अगर किसमें वाजिब कमी है तो उन्होंने अपनी आलोचना में बख्शा नहीं है, यद्यपि उसे बहुत अच्छे ढंग से याद भी करते हैं, लेकिन अगर कमी है तो उसकी ओर बहुत ही सख्त दिल से इशारा भी करते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि निर्भीक आलोचक हैं ये। कोई न तो कर्ज उतार रहे हैं और न मैंने कहा कर्ज उतार रहा हूँ, और न दोस्ताना निभ रहा। दोस्ताना आलोचना में ज़्यादा निभता नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत ईमानदारी से ज्ञान जी ने भी और ओम जी ने अपनी बात कही। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं 5-6 बरस उस बात को हुए होंगे। हमारी मुलाकात हुई मॉरिशस में ओम जी, और ओम जी एक ऐसे लड़के से बात कर रहे थे जो उनके मित्र के पुत्र थे, और शायद वो दिवंगत, वो उनके पिता, इनके मित्र जा चुके थे संसार छोड़ के, और ये उनको एक संस्कृत में एक श्लोक सुना रहे थे। तो मैंने ओम जी का वो एक डायमेंशन देखा कि क्या इनकी पकड़ है संस्कृत पे, और वो श्लोक का अनुवाद करके वो अपने मित्र के पुत्र को बता रहे थे कि उसको आगे का जीवन अपने पिता की परंपरा को विस्तार कैसे देना है। तो ये ओम जी का जो व्यक्तित्व है कि आपको चौपाई सुना देंगे, बातों बातों में कोई ऐसा छंद सुना देंगे, और एक लड़का सा इनके भीतर ओम ज्ञान जी। तो प्रश्न यहाँ ये है कि वो इनके अंदर का जो वो 11वीं 12वीं का बच्चा अभी भी वो लड़का है, क्या वो इसलिए ये इधर आए हैं, और वो आपको क्या दिखाई देता है उसमें? नहीं, ये जो इनकी गतिशीलता, सक्रियता मैं ये है। कहना चाहता हूँ, देखिए हम विधाओं का ना अतिक्रमण करते रहते हैं जी। एक जो कहानीकार है वो कहानी में बेचैन होता है, कहते नहीं एक सीमा खिंच गई कहानी में, फिर वो उस रेखा को पार करके उपन्यास लिखता है, कविताएं लिखता है, तो गीत लिखता है, गीत लिखता है तो गज़ल लिखता है। यही बात इनके साथ है। मैंने पहले भी कहा था, एक बहता हुआ दरिया है, ऐसी रवानी कि कभी शिद्दत के साथ कभी रुकी नहीं, कभी ठिठकी नहीं। वो हमेशा लिखते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं। वो युवाओं को पढ़ते हैं, वरिष्ठ रचनाकारों को पढ़ते हैं, तो वो फिर लिखते भी हैं। और आप देखिए पूरा दिन इनको हमेशा निरंतरता इनमें जो है, जैसे धूप सारा दिन उतरती चढ़ती रहती है, सीढ़ियाँ उतरती है, खेतों में जाती है, इस बिल्कुल एक धूप की तरह है ये हमारे लिए, खिलखिलाते जगमगाते। हमेशा इन्हें चीयरफुल देखता हूँ मैं, हमेशा खुश मतलब ओम जी सेवा निवृत्त हो गए, लेकिन सेवा का भाव सतत उनका बना रहता है कि हमेशा एकदम सक्रिय रहते हैं। एक जो मनुष्यता है ना, एक मनुष्यता का जो भाव है, वो बड़ी जिंदा दिल्ली के साथ इनके अंदर है, वो जीवत है, जीवंतता है इनमें। तो ऐसी कोई जीवंत गज़ल आप अगर हम लोगों को सुनाएं, और मेरा वो जो निवेदन है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि अगर बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि गज़ल, जैसे हमारी हिंदी कविता, मैं हिंदी कविता का बहुत घोर पाठक हूँ, और उस पर जो आलोचनाएं लिखता हूँ लोग प्रतीक्षा भी करते हैं कि ओम जी लिखें, लेकिन क्या है कि मेरा मन शायरी में इसलिए रमता है कि शायरी को, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, शायरी यानी गज़ल का एक शेर भी मंत्र की तरह है, मैं ये मानता हूँ। क्या बात? मैं कहता भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि हिंदी के पाठ्यक्रमों में, उर्दू के पाठ्यक्रमों में तो गज़लें होती हैं, हिंदी के पाठ्यक्रमों में भी गज़लों को शामिल किया जाए और उसको कविता की चौहद्दी को बढ़ाकर वहाँ तक किया जाए जहाँ हिंदी के शायर भी आते हैं, उर्दू के शायर भी आते हैं। और एक गज़ल आप पेशे खिदमत है। स्वागत। अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे, आहा, अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे,
खुशियों का कोहिनूर दे दो मुझे। आ हा हा अपनी वाह 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 अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे। आहा। खुशियों का कोहिनूर कोहिनूर दे दो मुझे। पूजा के थाल वाल ले जाओ, पूजा के थाल वाल ले जाओ, थोड़ा चंदन कपूर दे दो मुझे। पूजा के थाल वाल ले जाओ, क्या बात। थोड़ा चंदन कपूर दे दो मुझे। आहा। अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे, खुशियों का कोहिनूर दे दो मुझे। आज कितना हसीन मौसम है। आ हा हा रहमान मुसव्विर साहब को भाई मेरा अभिवादन। आज कितना स्वागत है सर। हसीन मौसम है, हल्का हल्का सुरूर दे दो मुझे। क्या बात है। आज कितना हसीन मौसम है, हल्का हल्का सुरूर दे दो मुझे। ये तुम्हें कतई नहीं फपता, अच्छा। ये तुम्हें कतई नहीं फपता। अपने मन का गुरूर दे दो मुझे, अपने आहा, मन का क्या गुरूर बात। दे दो मुझे। अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे, खुशियों का कोहिनूर दे दो मुझे। और शेर हुआ है कि हौले हौले दिलों में छा जाना, हौले हौले दिलों में छा जाना। दोस्त अपना शऊर दे दो मुझे, आहा, दोस्त अपना वाह, 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 वाह। शऊर दे दो मुझे। हौले हौले दिलों में छा जाना, दोस्त अपना शऊर दे दो मुझे। नाच लूं मैं भी नदाओं पर, नाच लूं मैं भी नदाओं पर। अपने मन का मयूर दे दो मुझे। आहा, नाच लूं क्या मैं बात। भी नदाओं पर, आहा, अपने मन का मयूर दे दो मुझे। देखूं चेहरा तुम्हारे चेहरे में, आहा। देखूं चेहरा तुम्हारे चेहरे में। ये हुनर अब हुजूर दे दो मुझे। क्या देखूं बात है, चेहरा क्या तुम्हारे बात, चेहरे क्या में। बात। ये हुनर अब हुजूर दे दो मुझे। अपने चेहरे का नूर दे दो मुझे, क्या बात। खुशियों का कोहिनूर दे दो मुझे। अद्भुत। आप ओम जी जब आप पढ़ रहे थे, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब यहाँ पे उनका इस्तकबाल करते हैं। आप जब पढ़ रहे थे तो इतना उनके चेहरे पे एकदम बच्चों सी मुस्कान थी, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। तो हालांकि यहाँ बड़े ख़ास लोग जमा हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी हैं। ज्ञान जी, एक सवाल ये था कि आदम गोंडवी से लेके मुनव्वर राना तक और उसके बाद की जो नस्ल है उसमें कई लोगों को ओम जी ने संपादित करते हुए एक जगह पे समेटा है जी, जो पूरी सीरीज, बल्कि मेरा ख्याल है 3-4 उसकी वो किताबें आ चुकी हैं उसमें 22 शायर शामिल हैं। कुल मिला सरभाषा ट्रस्ट प्रकाशन से प्रकाशित है। और उसमें ज्ञान प्रकाश विवेक की शायरी भी संकलित है। आहा, लफ्ज़ों का घर। तो इनके तो कम से कम 10 शायरी के कलेक्शन हैं, कम से कम 12 उपन्यास हैं, 10 कहानी संग्रह हैं। अरे इतना लिखा है इन्होंने, ये एक सदी की उपस्थिति है। तो बिल्कुल, उसके बारे में आप ही कह निस्संदेह सकते हैं है। मेरा तो सर सवाल यहाँ पे ये है अदब की कि दुनिया बड़ा में बड़े मैं ये कहना प्रकाशक चाहता जी, हूँ, अदब की दुनिया में इस तरह के काम बड़े खामोशी के साथ होते हैं। शोर शराबा नहीं होता। शोर शराबा सियासत में है, राजनीति में है। अदब, ये अदीब हैं, इनको लगा कि कुछ होना चाहिए इस तरह का काम। और इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 22 किताबें संपादित की हैं। और वो 22 किताबों की जो भूमिकाएं इन्होंने लिखी हैं, अगर वो भूमिकाएं इकट्ठी कर दें तो अपने आप में आलोचना की एक बहुत बड़ी किताब तैयार हो सकती है। ये बड़ा बात काम है, इन्होंने क्या किया बात है। अगर एक किताब भी संपादित की जाए तो हमारा 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, और इन्होंने तो 22 किताबें तैयार की हैं। यह मामूली बात नहीं है। मामूली हमें लगती होगी मामूली बात, लेकिन गैर मामूली बात है। चीज़ें इस तरह से निकल कर आती हैं। और ये हमेशा देखिए आप, ये जीवित रहेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। जो करने वाले कर जाते हैं, पर उनके पीछे जो अपने क्या नाम है, पदछाप छोड़ जाते हैं, हम उस पदछाप को महसूस करते रहते हैं। इसी तरह इन्होंने जो किताबें तैयार की हैं, आने वाली नस्लें उस किताबों को देखेंगी, शायरी को महसूस करेंगी। वो किस तरह से हिंदी उर्दू का जो दुआबा है, जो गंगा जमनी तहजीब इन किताबों में उभर कर आई है, तो मैं इनको इसका तो एहतराम और इनका स्वागत करूँगा। इन किताबों का आप भी करेंगे और सब करेंगे जी बिल्कुल निसंदेह। लेकिन ज्ञान जी, ये क्या प्रश्न ये था कि जो बड़े बड़े प्रकाशक जो काम नहीं कर पाए, तो वो एक आत्मा, ये कौन सी शक्ति है? ये क्या संकल्प की शक्ति है, जिजीविषा है, ये कोई महत्वाकांक्षा है? ये क्या ओम जी के पास ऐसा क्या जादू है कि आप देखें जो बड़े बड़े प्रकाशक नहीं कर पा रहे हैं वो काम अंजाम दे चुके हैं ये, और अभी भी सतत इनका ये यज्ञ या आहुतियाँ अनवरत सतत चालू हैं। ओम जी के अंदर एक और ओम जी जीवित है। क्या वो बात? उनको कभी ठिठकने बैठने नहीं क्या देता। बात है, क्या कितनी सुंदर हाँ, बात है। वो क्या हमेशा बात? लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि कुछ कीजिए, कुछ नया कीजिए। मतलब नएपन का जो हमारा समय, रोज़ दुनिया रोज़ बदल रही है, दोस्तों, हर पल बदल रहा है समय। तो ये भी हर पल बदलते हैं, हर पल समय बदलते समय को उसका संज्ञान लेते हैं
उसकी जिज्ञासाएं लेते हैं और कुछ ना कुछ नया रचते रहते हैं। ये इसलिए मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगर ना लिखते ना पढ़ते तो मैं ना आता यहाँ पर। क्या तो मैं, बात है, हाँ, कितनी ईमानदाराना टिप्पणी, इनको- क्या बात है ज्ञान जी, अद्भुत। तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। इतनी अच्छाइयाँ हैं कि एक अच्छा शब्द भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए। तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं। तो ये चलते चलते हम ओम जी के पास आए और कुछ सुनाए ओम जी आप हमको। बहुत अच्छी चर्चा और चल अगर रही आप है तरन्नुम में और गजल नहीं पढ़ना चाहते तो फिर गीत पढ़ दीजिए कोई तरन्नुम में। वो देखेंगे। बताइए, आप गीत से गजल की तरफ कैसे आए? ये देखिए, एक गीतकार भी अपने अनुशासन में गीत लिखता है, और मैं जिस संस्कृत का विद्यार्थी हूँ वो छंदों, श्लोकों, स्तोत्रों और मंत्रों से बनी दुनिया है। तो हमारे यहाँ मंत्र भी गा के पढ़ा जाता है, और जाहिर है कि पूरी सृष्टि छंदमय है। उसी छंद में गज़ल भी है, सानेट भी है, और सारे जो कविता के रूप हैं वो शामिल है। तो कुछ लगा कि आप जैसे लोगों को पढ़कर शायरी से जो इश्क हुआ था वो लखनऊ के ज़माने से था। लखनऊ जो है वो एक मुझे लगता है कि वो भी जी। उर्दू शायरी का एक मरकज़ है। और जब आप ऐसे शायरों की सोबत में होते हैं तो कुछ कुछ आबो हवा का संक्रमण लग जाता है। जी। तो मुझे भी ये पढ़ने का शौक़ था, और मैं बताऊं कि जैसे मैं लखनऊ में रहा और सूचना विभाग से जुड़ा, तो नया दौर मैगजीन के संपादक वो भी हमारे साथ ही बैठते थे। हिंदी के जाने माने कवि जगूड़ी हमारे साथ हुआ करते थे, और एक ऐसी आबोहवा लखनऊ में थी कि उसमें शायरी भी केंद्र में हुआ करती थी हमारी रुचियों के। तो वो ये था कि पढ़ रहे हैं तो लिखना भी चाहिए, सीखना चाहिए। तो सीखने के क्रम में कहीं थी, लेकिन फिर वो चीज़ें सो जी। गई थी। अब वो फिर जागी हैं कुछ दिनों में। तो जाहिर है कि एक ऐसा सिलसिला सबके भीतर होता है। कभी सन्नाटा होता है, कभी सन्नाटा बजने लगता है, और हर सन्नाटे के भीतर रचनात्मकता के बीज छिपे होते हैं। विस्फोटक की तरह वे फूटते हैं और अचानक लगता है कि एक दरख्त तैयार हो गया है। क्या बात। मैं देखिए, जैसे विमर्शों के आईने में गज़लों का परीक्षण किया है इन्होंने अपनी नई किताब जो वाणी से साया हुई है। विमर्श को कैसे हम देखते हैं, अगर स्त्री विमर्श को देखना हो तो एक गज़ल आपके पेशे खिदमत है। विमर्श उसके जीवन की डायरी बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर, अश्क बहने लगे नदी बनकर, अश्क बहने उसके लगे नदी जीवन की बनकर, क्या डायरी बात। बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर, अश्क बहने लगे नदी बनकर। आहा। खूबसूरत सा एक धोखा है, खूबसूरत सा एक धोखा है, देख ली दुनिया बावरी बनकर। आहा, खूबसूरत सा क्या एक बात। धोखा है, बहुत अच्छा। देख ली दुनिया बावरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे, क्या मैं सजा याफ्ता हुई जैसे, उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। आहा। मैं सजा याफ्ता हुई अरे वाह 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 जैसे, वाह। उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, व्यर्थ में हुई सांवरी बनकर। सांवरी माने सुंदरी, व्यर्थ में हुई सांवरी बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर, अश्क बहने लगे नदी बनकर। और शेर है कि रास आई न साहबी भाषा, रास आई न साहबी भाषा, खुश रही देवनागरी बनकर, खुश रही देवनागरी बनकर। कल्पना के विहक से उड़ती रही, नील नभ में घनाक्षरी बनकर। आहा, कल्पना के क्या विहक से बात उड़ती रही, नील नभ में घनाक्षरी घनाक्षरी बनकर। बनकर। एक मुजरिम की तरह थी दुनिया, एक मुजरिम की तरह थी दुनिया, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर, कैसे ओहो, जीती मैं कचहरी बनकर। क्या बात। उसके जीवन की डायरी बनकर, अद्भुत। अश्क बहने लगे नदी बनकर। कमाल। खूबसूरत सा एक धोखा है, आहा। देख ली दुनिया बावरी बनकर। क्या बात, क्या बात। ओम जी, एक ये पेज नंबर 65 है, इतनी आज़ादी होती, अगर आप सुनाएं तो सुनिएगा दोस्तों, बहुत खूबसूरत गज़ल। तो अगर कहें तो इसको तरन्नुम में गा दें। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कब से बेसब्र हूँ कि आप। देखिए, मैंने कभी इसको आजमाया नहीं है, लेकिन वो गायक क्या है जो किसी भी वाक्य को संगीत में न बदल दे। सुनिएगा दोस्तों। मुझसे हंस कर हाथ मिलाती, आहा। इतनी आजादी होती,
मुझसे हंस कर हाथ मिलाती, इतनी आज़ादी होती, वह मेरे घर आती जाती, इतनी आज़ादी होती, वह मेरे घर आती जाती, इतनी आज़ादी होती, मुझसे हंस कर क्या बात। हाथ मिलाती। पढ़ने लिखने की उम्रों में नहीं भटकती खेतों में, क्या बात। पढ़ने लिखने की उम्रों में नहीं भटकती खेतों में, वह निर्बल भैंसे न चराती, इतनी आज़ादी क्या बात है, होती, क्या बात है, वाह वाह वह वाह। निर्बल भैंसे न चराती, आहा। इतनी आज़ादी होती, आहा। हर एक बंदे को मिल जाता काम कोई आसानी से, क्या हर बात। एक बंदे को मिल जाता काम कोई आसानी से, किस्मत भी ऐसे न छकाती, इतनी आज़ादी होती, जंगल कभी न कटने पाते, धू धू धरा न जलती ये, जंगल कभी न कटने पाते, धू धू धरा न जलती क्या बात। ये, ग्लोबल गर्मी आहा। यूं न सताती, ग्लोबल गर्मी, आहा। ग्लोबल गर्मी ये यूं न सताती, इतनी आज़ादी होती, मुझसे हंस कर हाथ मिलाती, इतनी आज़ादी होती, वह मेरे घर आती जाती, इतनी आज़ादी होती। मैं बहुत आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आपने ये, मैं बहुत देर से चाह रहा था कि आप सुनाते तरन्नुम में। तो ज्ञान जी, आपकी तरफ फिर से लौटना होगा कि बार बार ये कहा गया इन दिनों के दुष्यंत की परंपरा का ओम, तो ये आप इसको कैसे देख, आपको आपके बारे में भी स्वयं कई बार ये कहा गया है, जब जब दुष्यंत का नाम लिया गया है तो ज्ञान प्रकाश विवेक वहाँ पे हमको दिखते हैं। तो अब आप जब ओम जी को उस परंपरा में देखते हैं तो ये दुष्यंत की परंपरा क्या है, थोड़ा थोड़ा इस पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे युवा बैठे हुए हैं। बहुत ही मौजूद सवाल है ये। मैं ये कहना चाहूँगा, दुष्यंत ने एक तरह से हिंदी गज़ल के दर खोले। गज़लें पहले भी लिखी जा रही थी जी। लेकिन जब दुष्यंत आए तो पूरी शिद्दत के साथ आए। उन्होंने उर्दू हिंदी का कोई फ़र्क भेद नहीं रखा, उन्होंने मन से गज़लें लिखी। 42 साल उनकी उम्र थी, 52 गज़लें लिखी और वो दिवंगत चल बसे। दोस्तों, मतलब 42 साल की उम्र में 52 गज़लें लिखना और वो एक एक शेर, किसी क्या कहूँ कि एक एक शेर बोलता हुआ, महसूस कराता हुआ, अपने समय, अपने संज्ञान लेता हुआ, एक आवाम की जो दुख दर्द पीड़ा उसको महसूस कराता हुआ। दोस्तों, बार बार कहते हैं कि दुष्यंत ने प्रतिवाद के स्वर रचे। मैं ये कहना चाहूँगा, दुष्यंत ने करुणा के स्वर भी रचे। उनकी शायरी में, उनकी गज़लों में और मतलब एक वो भी भाव है। तो बिंबों की रचना उन्होंने दुष्यंत ने की। उसके बाद हम सब ने वो उस तरह से प्रतीक, बिंब और इस्तारा, रूपक की रचना वो सब करते रहे। हमारे जहन में दुष्यंत ही थे। दुष्यंत के बाद हरजीत सिंह ने लिखा, गज़लें बहुत अच्छी लिखी, सूर्य भानुगुप्त ने लिखी, अदम गोंडवी ने लिखी। और अब हमारे एक तरह से अब हमें फिर से नई गज़लों को फिर से नया सोचना पड़ेगा कि अगर इतनी हिंदी आ चुकी है और वो बहुत ढंग से आई है, एक बल मनोबल से, क्या भाव विभाव से आई है, तो वो क्यों ना हम उसको शामिल करें, उसकी शमूलियत हो उस हिंदी शब्द की। वो हिंदी नहीं आई, दरअसल एक नया जो मिजाज रच रही है इनकी गज़लों के ज़रिए। तो हमसे फिर से सोचना होगा, दुष्यंत की गज़लों से लेके आज की गज़लों तक। वो भी रितंबरा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ओम निश्चल जी भी करते हैं हिंदी में। तो वो देखिए, वो विस्तार तो होता ही है भाषाओं का, शब्दों का। डॉक्टर साहब बैठे हुए, मैं कुछ शब्द
अभी ओम जी हमारे पास 25 मिनट और हैं, तो इससे पहले कि आप कुछ हमको सुनाएं, डॉक्टर साहब यहाँ लेट आए तो मैं ये कुछ शब्द सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। रहमान साहब, ये हिंदी गज़ल में ओम जी जो नए शिल्प लाए हैं, शब्द गढ़ के लाए हैं, अभी ज्ञान जी ने भी कुछ शब्द बताए थे, वो अभी अलग थे, वो हम दोनों का कोई हम शक्ल लफ्ज़ नहीं था। अब ये देखें आप, बर्छियाँ, किंचित, गरल, श्रम, मेघ, अन्नदाता, उपेक्षित, रुदाली, और ये अब जो ये नए शब्द यहाँ दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी आगे वो झिझक के ये शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाएं, तो ओम जी ने इस पे बात की थी। तो ये शायद वो गीतकार होता होगा जो अंतरात्मा में गीतकार है, वो ये इस चुनौती को लेता होगा और ये दुस्साहस करता होगा कि वो शब्द अपनी गज़ल में लेके आए। ओम जी, देखिए, केवल आपको हिंदी क्या कविता, चुनौतियां आई? कुछ हिंदी चुनौतियां कविता आई ही हैं? नहीं बल्कि पूरे विश्व की कविता, उसके जो आयुध हैं, उसकी जो काया है, उसमें शब्द भंडार हैं। बिना शब्द भंडार के किसी शेक्सपियर को पढ़ना चाहें तो क्या देखते हैं आप उसमें? कथ्य के बावजूद जो शब्दों की दुनिया है, मुझे लगता है कि जैसे डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन मानी खेज होते हैं किसी शायरी में, किसी वाक्य रचना में ढलकर, इस्पात की तरह उनमें ताकत आ जाती है। सत्य। तो शब्द भंडार, अगर मैं गांव का हूँ, देहात का हूँ, जैसा कि कहा अवध का हूँ, तो अवध की एक संस्कृति है, जैसे हरियाणा की संस्कृति है। एक शब्द से मया, वो जब इस्लाह लेने लगा सर से तो उनका कि कुछ संशय रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ मया शब्द स्नेह और मयाने के अर्थ में है। हाँ हाँ, वो अवध का शब्द है। क्या बात। बिहार में आप जाएंगे तो खोइछा है, आंचल है, आंचल में कुछ धूप दीप नैवेद्य, कुछ फल फूल दे दिया जाता है, उसको सगुन कहा जाता है। तो भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो तहजीब है जी, वो हमारी शायरी में, हमारी कहानी में, हमारे ललित निबंधों में, विद्यानिवास मिश्र को पढ़ें तो लगेगा कि एक नया भारत है। वो नया भारत अभी बदला नहीं है, उसका मन वैसा ही सांस्कृतिक है, वो इतना शहरी नहीं हुआ है। उसे ग्लोबल गर्मी इतनी सता रही है, जो तहजीब की आबो हवा बाहर से आ रही है, उसने अपने आप को बचा रखा है इस बाजार की आंधी से। यही कविता करती है। वो प्रतिरोध क्यों करती है? वो किसी सल्तनत का विरोध क्यों करती है? यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ये दुष्यंत कह रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। या इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव लहरों जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वो आदमी रथ प्रशस्त कर रहा था शायरी का, कविता का, जो सूर्य का स्वागत से नहीं कर सका, जो आवाजों के घेरे से नहीं कर सका, जो जलते हुए वन का वसंत से नहीं कर सका, वह सारा काम साये में धूप की 52 गजलों ने कर दिया, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अपने ज्ञानपुरा विवेक जी। जी ज्ञान जी, जी ज्ञान जी। जब एक शेर हमारे सामने होता है तो उसे हम एक ख़ास तरीके से देख रहे होते हैं जी, उसकी बहर छंद वो तो सब होता ही है, एक मीटर तो होता ही है, डिसिप्लिन तो होता ही है। इसके बावजूद हम शेर के जो एक अंतर यात्रा है, शेर का बाहरी आवरण तो होता ही है, शेर के भीतर उतर कर हम देखते हैं उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक जो मुहावरे का प्रयोग है, वो सब देखते हैं किस तरह से बिंब प्रयोग किए गए। जैसे नासिर का मैंने अभी मैं एक शेर सुनाया था, बादल की तिरछी गलियों में कोई चिराग लिए फिरता था, तो एक पूरी बिंबात्मकता है। हमारी घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो ये जो प्रयोग है ना, ये मतलब हमें विवल करते हैं और कि किस तरह से ये शेर शायरी हुई। तो हम आखिर में ये कहते हैं शब्दों का प्रयोग बड़ा सुंदरता से हुआ है, मुहावरे का प्रयोग बड़ी सुंदरता से हुआ है, तो यही शायरी होती है। शायरी तो एक गज़ल दोस्तों बहुत कुछ सहन कर सकती है, लेकिन खुरदरे शब्दों को सहन नहीं कर सकती। शब्दों की एक मासूमियत, मुलायमियत, नाजुक बयानी जो वो होनी चाहिए। एक जो मीनाकारी है, उर्दू में तो बहुत होती है मीनाकारी, हिंदी में नहीं, हिंदी में एक रफनेस रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि समाज हमारे सामने होता है, उसकी जो एक बहुत सारी दिक्कतें, सियासत, राजनीति, ये सब होती है, तो हमने वो पक्ष चुना। इसलिए हमारी गज़लों में थोड़ा
खुरदरापन रहता ही है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया किसी हद तक। क्या और बात है, हाँ क्या तो लेकिन जो एक तुलना सी होती है उर्दू शायरी में और हिंदी गज़ल में, दोस्तों कोई तुलना की कोई बात है ही नहीं। उर्दू शायरी 400-500 सालों का सुदीर्घ लंबा सफ़र है और हिंदी गज़ल तो 50 सालों की है। इसमें तो क्या अभी बात। बहुत कुछ है, टूट फूट अभी होनी है, नए तरीके से और तौर तरीके से लिखना है। अभी जैसे हमारे लिए ये ओम निश्चल आए हैं, पूरी शब्दावली लेकर, नई हिंदी की शब्दावली बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल, गीतात्मकता लेकर, गज़लात्मकता लेकर, तो वो इस तरह से और बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक पूरा शब्दकोश लेके आए हैं। ठीक है। और गज़ल किसी ढांचे का नाम नहीं, एक पूरी एक संवेदना का नाम है, क्या बात। प्रबल भावना का नाम है। एक शेर कहिए उसमें प्रबल भावना ना हो तो आपको छुएगा नहीं शेर, तासीर ही पैदा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक मैं बात कहना चाहूँगा जी। फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा था कि गज़ल जो है इसके हर मीनिंग, हर शेर में उसका भाव विचार से बदलता रहता है। तो उन्होंने कहा था ये गैलेक्सी ऑफ थॉट्स हैं। क्या बात। आप हाँ, ये बिखराव नहीं है, ये गैलेक्सी ऑफ थॉट्स हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हर शेर में हम अलग तरह से बात कर देते हैं। ये नज़म इसलिए कमज़ोर पड़ गई क्योंकि वहाँ विवरण थे, और यहाँ हर शेर में अपनी बात कहते हुए मुक्त होकर फिर दूसरा शेर कहते हैं, तीसरा शेर कहते हैं, चौथा शेर कहते हैं, जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे थे। जी जी। तो अब ये कहेंगे बात अपनी। तो आप से एक इशारा हुआ है रंजन जी का कि मैं गज़ल पढ़ूं जिसमें वो ख़ास तरह से हमारी राजनीति के तापमान को भी देखने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पहले एक गज़ल जिसमें हमारी भाषाई रचनात्मकता, जैसे मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो वहाँ से कैसे वही शब्द लेता हूँ जिसको ये नाजुकी वाली भाषा कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये होता है, खरात का काम, जैसे एक बढ़ई है जिसके लोहार है, हर छंद वो भी छंद रच रहा है, लोहे में रच रहा है, इस्पात में रच रहा है, लकड़ी में रच रहा है, कुछ रच रहा है। जी, स्वागत। तो ये गज़ल है पेशे खिदमत की। डॉक्टर साहब रहमान सर, सुबह के पल उठा के रखता हूँ, सुबह के पल उठा के रखता हूँ, हाथ में जल उठा के रखता हूँ। क्या सुबह बात। के पल उठा के रखता हूँ, हाथ में जल उठा के रखता हूँ, मंत्र से मन को सींचता हूँ मैं, मंत्र से क्या बात है। मन को सींचता हूँ मैं, पल ये वेहवल उठा के रखता हूँ, मंत्र से मन को सींचता हूँ मैं, पल ये वेहवल उठा के रखता हूँ, सुबह के पल उठा के रखता हूँ, हाथ में जल उठा के रखता हूँ, बात में कितना दम है खुद देखो, बात में कितना दम है खुद देखो, एक चावल उठा के रखता हूँ, बात में कितना दम है खुद देखो, एक चावल उठा के रखता हूँ, मेरी पलकों पे कई मौसम हैं, मेरी पलकों पे कई मौसम हैं, कांधे पे हल उठा के रखता हूँ, मेरी पलकों पे कई मौसम हैं, कांधे पे हल उठा के रखता हूँ, तुम सुनोगे तो भीग जाओगे, तुम सुनोगे तो भीग जाओगे, सर पे बादल उठा के रखता हूँ, सर पे बादल उठा के रखता हूँ, सुबह के पल उठा के रखता हूँ, हाथ में जल उठा के रखता हूँ, मंत्र से मन को सींचता हूँ मैं, पल ये बेहबल उठा के रखता हूँ। और अब जिस गज़ल के लिए आपने कहा है, जिस गज़ल के लिए कहा है, को रंजीत भाई हैं भाई, ये देखिए इसमें क्या कुछ है, कह दिया तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी इन पर है पूरी। सवाल ये नहीं है कि इंसान हो तुम, सवाल ये नहीं है कि इंसान हो तुम, हिंदू हो तुम या मुसलमान हो तुम, सवाल ये नहीं कि इंसान हो तुम, हिंदू हो तुम या मुसलमान हो तुम, अगड़े होकर तो जरा दूर रहो, अगड़े होकर तो जरा दूर रहो, पिछड़े होकर तो मेरी जान हो तुम, पिछड़े होकर तो मेरी जान हो तुम, कह दो उनसे न तुमसे पंगा लें, मुल्क की आन बान शान हो तुम। इस सियासत की दमन भट्टी में, इस सियासत की दमन भट्टी में जलने वाले सदा किसान हो तुम, इस सियासत की दमन भट्टी में जलने वाले सदा किसान हो तुम, उनके कुर्सी नशीन होने से तन मन और धन से कुर्बान हो तुम, उनके कुर्सी नशीन होने से तन मन और धन से कुर्बान हो तुम, आए हो कितनों की बनकर उम्मीद, कितने दिन के मगर मेहमान हो तुम। क्या बात है, क्या क्या सच्चा शेर है। आए हो कितनों की बनकर उम्मीद, कितने दिन के मगर मेहमान हो तुम, दांव सब आजमा के देखेंगे, दांव सब आजमा के देखोगे, इस अखाड़े के पहलवान हो तुम,
इस अखाड़े के पहलवान हो वाह, तुम, वाह, वाह। किंतु चढ़ती हुई जवानी की अब उतरती हुई ढलान हो तुम। सवाल ये नहीं कि इंसान हो तुम, हिंदू हो तुम या मुसलमान हो तुम। बहुत 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 शुक्रिया ओम जी, ज्ञान जी, आपका अभिनंदन, आभार, शुक्रिया। रंजीत भाई से मैं दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो आए यहाँ और इसका विमोचन हमको करना है। आए, स्वागत है आपका, स्वागत। ठीक हाँ, है, ठीक है, अच्छा। ठीक है, ठीक है। ये बात। तो खुबैब भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे। थैंक यू। मैं यहाँ कर्नल साहब हैं, हमारे शायर हैं, डॉक्टर राहुल आलोचक हैं, प्रकाशक हमारे हैं, रहमान सर हैं, सबको मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोग यहाँ पर हैं तो जाहिर है कि शायरी हमारी नसों में धड़क रही है। कर्नल साहब, क्या इशारा है, बताएं, क्या आदेश है आपका? तो कर्नल साहब शायर हैं, रबीन चसवाल रफ़ीक जी, उनकी रुचि से, आदेश से। बादल की बाहों में होते तो कितना अच्छा होता, बादल की बाहों में होते तो कितना अच्छा होता, हौले हौले देह भिगोते तो कितना अच्छा होता, हौले हौले देह भिगोते तो कितना अच्छा होता। बारिश भी है, बिजली भी है, मौसम भी क्या खूब यहाँ, इस अवसर पर तुम भी होते तो कितना अच्छा होता। बारिश भी है, बिजली भी है, मौसम भी क्या खूब यहाँ, इस अवसर पर तुम भी होते तो कितना अच्छा होता। मुस्कानों में ईश्वर दिखता, बदकहियों में खुदा कहीं, मुस्कानों में ईश्वर दिखता, बदकहियों में खुदा कहीं, तुम जीवन में अर्थ पिरोते तो कितना अच्छा होता। बादल की बाहों में होते तो कितना अच्छा होता, हौले हौले दे भिगोते तो कितना अच्छा होता। शेर है कि तुमसे मिलकर तो आया पर मैं भी जैसे छूट गया, तुमसे मिलकर तो आया पर मैं भी जैसे छूट गया, तुम भी संग संग चलते होते तो कितना अच्छा होता। तुम रहते हो ज्यों चिंतन के खेतों खलिहानों में, चिंतन, तुम रहते हो ज्यों, तुम रहते हो ज्यों चिंतन के खेतों और खलिहानों में, बीज मोहब्बत के भी बोते तो कितना अच्छा होता, बीज मोहब्बत के भी बोते तो कितना अच्छा होता। तुमसे मिलकर ही जाना, तुमसे मिलकर ही यह जाना अब दर्पण बेमानी है, तुम बस इन आँखों में होते तो कितना अच्छा होता, तुम बस इन आँखों में होते तो कितना अच्छा होता। बादल की बाहों में होते तो कितना अच्छा होता, हौले हौले देह भिगोते तो कितना अच्छा होता। और मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। दिल की क्या औकात चकनाचूर है पिया का गांव कितनी दूर है, दिल की क्या औकात चकनाचूर है पिया का गांव कितनी दूर है। रात दिन का कितना लंबा है सफर, रात दिन का कितना लंबा है सफर, और दिल भी प्यार में मजबूर है, और दिल भी प्यार में मजबूर है। ऐसे मत देखा करो मुझको, ऐसे मत देखा करो मुझको, लाग जाएगी नजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। अपन देखें,
कैसा बेसुध सा मिला संसार है, संकटों में ही हमेशा प्यार है। कैसा बेसुध सा मिला संसार है, संकटों में ही हमेशा प्यार है। बेवफाई के हैं किस्से अनगिनत, बेवफाई के हैं किस्से अनगिनत, और ये जीवन हुआ अखबार है, और ये जीवन हुआ अखबार है। धड़कनों से मेरे कुछ मत पूछिए, बन न जाए कल खबरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। पद देखें। ताल्लुक के कितने झंझावात से हम गुजर ही आए उल्का पात से। देखता हूँ कितने लोगों को मगर बच न पाए जो यहाँ आघात से, बच न पाए जो यहाँ आघात से। तो कितनी सौदेबाजियाँ संबंध में, कितनी सौदेबाजियाँ संबंध में, बन न जाए ये बजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। पर देखें। दूर हैं पर फिर भी कितने संग हैं, जिंदगी में कितने सारे रंग हैं, जिंदगी में कितने सारे रंग हैं। दूर हैं पर फिर भी कितने संग हैं, जिंदगी में कितने सारे रंग हैं। पास होकर भी मगर कुछ लोग हैं जो कि जीवन से बहुत निस्संग हैं, जो कि जीवन से बहुत निस्संग हैं। जिंदगी को साधना होता है यूं, खो न जाए फिर डगरिया हो। जिंदगी को साधना होता है यूं, खो न जाए फिर डगरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। मिल भी जाओ ना सताओ, पास आओ ओ गुजरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो, अजनबी लागे नगरिया हो। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए ये बहुत बहुत कम होता है, आमतौर पे देखने में आता है कि जब पोइट्री पर बात हो, किसी किताब पर बात हो, जिस इन्हिमाक से आप लोगों ने सुना है, आप पूरी तरीके से मौजूद थे। तो मैं बार बार इधर से उधर जाकर आप सब लोगों के चेहरे गौर कर रहा था, तो आप सब लोग इन्वॉल्व थे, ये बड़ी बात थी सर। तो अभी हमारे ओम निश्चल साहब की किताब ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है, इस पर बातचीत हो रही थी और हमारे साथ थे ज्ञान प्रकाश विवेक साहब। तो हम रंजन निगम साहब आपसे बातचीत कर रहे थे। मैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब और शदाब उल्फत साहब से इल्तिजा करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और क्या बात है, प्लीज़ वेलकम। और जश्न अदब की जानिब से एक मोमेंटो, एक यादगार जो है आप दोनों, प्लीज़ सर अभिषेक तस्वीर ले लीजिएगा। लिटरेचर को समझने के लिए ये कह देना चाहिए कि लिटरेचर पर जो बातचीत होती है, जो डिस्कशन होता है, मुबाहिसे जो होते हैं, उनको वाकई सुनना चाहिए और हमें एक नई दिशा मिलती है, सोचने के नए दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। तो बहरहाल कुछ इसी तरह की बातचीत रही। रंजन निगम साहब ने इस पूरे सेशन को कंडक्ट किया।